द हिंदू करंट अफेयर्स इन हिंदी 26 सितंबर 2025। लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के हिंसक होने के बाद लेह में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और कर्फ्यू लगा हुआ है। इस हिंसा में गोली लगने से 4 लोगों की मौत हो गई, 42 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और नेताओं ने न्यायिक जांच की मांग की है। केंद्र सरकार ने 27-28 सितंबर को बातचीत का प्रस्ताव रखा है। स्कूलों को बंद कर दिया गया है और कारगिल ने एकजुटता दिखाते हुए बंद का पालन किया। स्थानीय लोगों ने पुलिस द्वारा की गई फायरिंग की निंदा की है। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची पूर्वोत्तर के कुछ आदिवासी क्षेत्रों, मुख्य रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को विशेष अधिकार और सुरक्षा देती है। ये इन क्षेत्रों को अपनी स्वायत्त जिला परिषदें बनाने की अनुमति देती है, जो भूमि, वन, ग्राम प्रशासन, विवाह और सामाजिक रीति रिवाजों से जुड़े कानून बना सकती है। ये व्यवस्था आदिवासी समुदायों की अद्वितीय संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करने के लिए बनाई गई थी। साथ ही उन्हें भारत की संघीय व्यवस्था के भीतर कुछ स्वशासन भी दिया गया है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट विदेशी हस्तक्षेप की चिंताओं के बीच भारतीय संगठनों को विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करने के लिए 1976 में विदेशी अंशदान अधिनियम लागू किया गया था। एक संशोधित अधिक सख्त अधिनियम 2010 में पारित किया गया था। 2020 के बाद के संशोधनों ने नियमों को और कड़ा किया, जिसमें पदाधिकारियों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया। केरल उच्च न्यायालय ने MSC एल्सा 3 नामक जहाज के मालिकों को बड़ी राहत दी है। ये एक बड़ा कंटेनर जहाज है जो 25 मई को केरल के तट पर डूब गया था। पहले कोर्ट ने इसे छुड़ाने के लिए जहाज के मालिकों से सुरक्षा राशि के तौर पर लगभग 9,531 करोड़ रुपए जमा करने को कहा था। हालांकि अब कोर्ट ने इस राशि को काफी कम करके लगभग 1,227.62 करोड़ रुपए कर दिया है। यह नई राशि है जो अब मालिकों को चुकानी होगी। देवन पराधी की जुलाई 2024 में हिरासत में हुई मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 आरोपी पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार करने में विफल रहने पर मध्य प्रदेश सरकार और CBI को कड़ी फटकार लगाई और इसे गंभीर अवमानना करार दिया। कोर्ट ने आरोपी को वेतन दिए जाने की आलोचना की, जांच के प्रयासों को आंख में धूल झोंकना बताया और मामले की सुनवाई 26 सितंबर को तय की। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI 1963 में बना था। ये 1941 में स्थापित स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट से विकसित हुआ, जिसका काम सरकारी भ्रष्टाचार और गंभीर अपराधों की जांच करना है। भारत में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के अनुसार अवमानना 2 प्रकार की होती है। दीवानी अवमानना, ये किसी भी अदालत के फैसले, आदेश या निर्देश की जानबूझकर की गई अवहेलना है। आपराधिक अवमानना, इसमें ऐसे कार्य शामिल हैं जो अदालत के अधिकार को कम करते हैं, न्यायिक कार्यवाही में बाधा डालते हैं या न्याय प्रशासन में रुकावट डालते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की जगह लेने के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है और ये विश्व स्तर पर मानवाधिकारों को बढ़ावा देता है और उनकी रक्षा करता है, उल्लंघनों का समाधान करता है और सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के रिकॉर्ड की समीक्षा करता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का 60वां सत्र अभी जिनेवा में चल रहा है। 8 सितंबर से 8 अक्टूबर 2025 के बीच ये सत्र चलेगा। इस सत्र में दुनिया भर के कई मानवाधिकार मुद्दों पर चर्चा हो रही है।
माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना राजस्थान में एनटीपीसी और एनपीसीआईएल का एक संयुक्त उद्यम है। इसमें कुल 2,800 मेगावाट क्षमता वाले 4 स्वदेशी 700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत योग्य महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए एक मोबाइल ऐप भी शुरू किया गया है। ये योजना 5,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ 25 सितंबर को पंचकुला में शुरू हुई। 2018 से उर्वरक सब्सिडी सीधे किसानों के खाते में डीबीटी प्रणाली के माध्यम से दी जा रही है। ये सब्सिडी उर्वरक कंपनियों को तब मिलती है जब वे खुदरा दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल मशीनों के जरिए किसानों को आधार प्रमाणीकरण के बाद उर्वरक बेचते हैं। इस प्रणाली का लक्ष्य सब्सिडी वाले उर्वरकों के दुरुपयोग को कम करना और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। 18 अक्टूबर 2022 को लॉन्च की गई वन नेशन वन फर्टिलाइजर पहल, जिसे पीएम बीजेपी भी कहा जाता है, सभी कंपनियों को सब्सिडी वाले उर्वरकों को भारत नामक एक ही ब्रांड नाम के तहत बेचने का आदेश देती है। इसका उद्देश्य ब्रांडों को मानकीकृत करना और माल ढुलाई की लागत को कम करना है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की मुख्य प्रावधान। विकलांगता की विस्तृत परिभाषा। अब 21 प्रकार की विकलांगताओं को मान्यता दी गई है, जैसे शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक समस्याएं, भेदभाव न करना, नौकरी, शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं में किसी भी प्रकार का भेदभाव रोकता है। सुगम्यता। सार्वजनिक भवन, परिवहन और आईटी सेवाएं सभी के लिए सुलभ होना अनिवार्य। शिक्षा। सभी बच्चों को समावेशी शिक्षा और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना। रोजगार। सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण। सामाजिक सुरक्षा। स्वास्थ्य सेवाएं, बीमा और पुनर्वास योजनाएं उपलब्ध। कानूनी अधिकार। निर्णय लेने में सहायक व्यवस्था के साथ समान कानूनी अधिकार। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सितंबर 1974 में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में जल प्रदूषण रोकना और नियंत्रित करना था। बाद में इसे वायु प्रदूषण नियंत्रण की शक्ति भी दी गई। जून 2014 में शुरू किया गया नमामि गंगे कार्यक्रम एक संयुक्त संरक्षण अभियान है। इसे भारत सरकार ने गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने, संरक्षित करने और पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया था। कबनी या कपिला नदी का उद्गम वायनाड में पनमरम और मनंथावड़ी नदियों के संगम से होता है। ये पूर्व की ओर बहती है और कावेरी नदी प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनती है, जो इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में जिन राज्यों ने जाति सर्वेक्षण किए हैं वे हैं बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इन सर्वेक्षणों का उद्देश्य कल्याणकारी नीतियों के लिए सही जानकारी जुटाना है, खास तौर से जब पूरे देश में विस्तृत आंकड़ों की मांग हो रही हो। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को घोषणा की कि सरकार मशहूर कन्नड़ लेखक और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित एसएल भैरप्पा के जीवन और कार्य को सम्मान देने के लिए मैसूरू में एक स्मारक बनाएगी। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना साल 1956 में इन्फोर्समेंट यूनिट के रूप में हुई थी। इसका काम उस समय विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन की जांच करना था। साल 1957 में इसका नाम बदलकर प्रवर्तन निदेशालय रखा गया। इसके बाद से इसके अधिकार बढ़े और अब ये मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को भी लागू करता है।
रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 62,370 करोड़ रुपए का समझौता किया है। इसके तहत भारतीय वायुसेना को 97 तेजस मार्क 1A हल्के लड़ाकू विमान, 68 सिंगल सीटर और 29 ट्विन सीटर इसमें शामिल हैं दिए जाएंगे। इनकी डिलीवरी 2027-28 से शुरू होकर 6 साल तक चलेगी। उन्नत तेजस मार्क 1A में 64% से ज्यादा स्वदेशी पुर्जे, उत्तम AESA रडार, स्वयं रक्षा कवच और अन्य आधुनिक तकनीकें लगाई गई हैं। ये वायुसेना की ताकत को काफी बढ़ाएगा और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड का आधुनिक रक्षा उत्पादन केंद्र 23 सितंबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा बेलरेशिद मोरक्को में उद्घाटन किया गया। यहां भारत में विकसित 8x8 व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म मोरक्को की रॉयल आर्मी के लिए बनाया जाएगा। ये कदम भारत और मोरक्को के रक्षा संबंधों को मजबूत करेगा। विदेशी न्यायाधिकरण की स्थापना 1964 में विदेशी अधिनियम 1946 के तहत की गई थी। ये अर्ध न्यायिक संस्थाएं हैं जिनका काम ये तय करना है कि कोई व्यक्ति अवैध प्रवासी है या नहीं। ये प्रावधान पूरे देश में लागू है, लेकिन वर्तमान में ये केवल असम में काम कर रहे हैं। डाक मतपत्र के लिए पात्र लोग हैं सेना, पुलिस और राजनयिक जैसे सेवा मतदाता, 85 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, नजरबंदी में लोग, चुनाव ड्यूटी पर सरकारी कर्मचारी और निर्वाचन आयोग द्वारा बताए गए अनुपस्थित मतदाता। अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसे संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत 89वें संशोधन से बनाया गया। इसका काम जनजातियों के अधिकारों की रक्षा करना, सरकारी योजनाओं की निगरानी करना और उनके सामाजिक आर्थिक विकास पर सरकार को सलाह देना है। डीआरडीओ और स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये अगली पीढ़ी की मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है। इसे खास रेल आधारित लॉन्चर से दागा गया जो तेजी से और गुप्त रूप से किसी भी जगह से चलाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री पत्रुशेव से मुलाकात की। उन्होंने ब्रिक्स कृषि, फूड एक्सचेंज, खाद्य और फूड प्रोसेसिंग में सहयोग पर चर्चा की। भारत यूरेशियन मुक्त व्यापार समझौते पर भी बातचीत हुई। मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को शुभकामनाएं दी और इस साल होने वाले 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन की प्रतीक्षा जताई। एक विमान के ब्लैक बॉक्स में दो मुख्य उपकरण होते हैं। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी कि CVR, ये पायलट की बातें और कॉकपिट की आवाजें रिकॉर्ड करता है, और दूसरी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR, ये उड़ान से जुड़ी तकनीकी जानकारी सुरक्षित रखता है जिससे दुर्घटना की जांच में मदद मिलती है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत 1991 में लुक ईस्ट पॉलिसी के रूप में हुई थी। इसका उद्देश्य आसियान और पूर्वी एशिया से संबंध बढ़ाना था। 2014 में ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनी जो आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक सहयोग पर जोर देती है। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 19 भाषण, अभिव्यक्ति, सभा और संघ की मूलभूत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की गारंटी देता है। इसमें धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव मना है। पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की अनुमति है। आयुष मंत्रालय ने द्रव्य पोर्टल
यानी आयुष पदार्थों के बहुमुखी मानदंड के लिए अंकीय पुनर्प्राप्ति अनुप्रयोग लॉन्च किया है। ये पोर्टल आयुर्वेदिक औषधीय पदार्थों और उत्पादों पर व्यापक डेटा को सूचीबद्ध करने के लिए है। राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो के शोधकर्ताओं ने फिनलेस स्नेक ईल की एक नई प्रजाति की खोज की है और इसका नाम कन्याकुमारी के नाम पर एप्थेरिकिस कन्याकुमारी रखा है। सुजलाम भारत शिखर सम्मेलन जल शक्ति मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसका मुख्य विषय जल प्रबंधन है। इसका उद्देश्य ग्रे वाटर के पुनः उपयोग और कुशल तकनीकों पर कार्यशालाओं के माध्यम से जमीनी स्तर के विचारों को नीति निर्माण में लाना है। बारदोलोई कमेटी, जिसे 1947 में असम के गोपीनाथ बारदोलोई की अध्यक्षता में बनाया गया था, ने जनजातीय हितों की सुरक्षा पर सलाह दी थी। इसकी रिपोर्ट के कारण भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची बनी, जिसने पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्तता दी। चीन का एक नया वीजा, जिसे के वीजा कहते हैं, 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होगा। इसे देश के एंट्री और एग्जिट नियमों में बदलाव करके लाया गया है। इस वीजा का मकसद विदेशों के उन युवा लोगों और प्रोफेशनल्स को चीन लाना है जो स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के क्षेत्रों में काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं। पेरोव्स्काइट सोलर सेल पीएससी एक पतली आधुनिक प्रकार की सौर सेल है जो पेरोव्स्काइट नामक एक सामग्री का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करती है, जिसका नाम खनिज कैल्शियम टाइटेनियम ऑक्साइड के नाम पर रखा गया है। सौर प्रौद्योगिकी में इसका आमतौर पर अर्थ मेटल हैलाइट पेरोव्स्काइट होता है, जो एक धातु आयन जैसे लेड या टिन, एक हैलाइड आयन जैसे आयोडीन, ब्रोमीन या क्लोरीन और एक कार्बनिक आयन जैसे मिथाइल अमोनियम या फार्मेमिथेनियम से बनता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अधिकतम लाभ के लिए द हिंदू अखबार पढ़ें। धन्यवाद।